हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है आपका पटेल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं जो अपना यूनिट 2 था, जो अपन ने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, उसका एक पार्ट 1 जो है अपन ने कर लिया था। इससे पहले 6 लेक्चर जो अपने बने हैं, जिसमें अपन ने बॉयलर प्रॉब्लम को अच्छे से समझा था। ठीक है, कौन कौन सी बॉयलर प्रॉब्लम होती है, क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं, वो सारी चीजें अपन ने समझ ली थी। अब जो पार्ट 2 है यूनिट 2 का, ठीक है, ये जो यूनिट 2 है ये 2 पार्ट में बटी हुई है, जिसमें से पहला पार्ट जो है अपन ने डिस्कस कर चुका है। 2 मिनट एक पेन ले लूं। ठीक है, ये पहला पार्ट बॉयलर प्रॉब्लम ये अपन ने समझ चुका था। आज से जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। ये कौन कौन सी वाटर को सॉफ्ट करने की मेथड होती है उसके बारे में आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपने जो मेरी पहले की जो वीडियोज हैं, 6 वीडियो जिसमें अपन ने बॉयलर प्रॉब्लम डिस्कस किया था, वो अच्छे से देख ली होगी, क्योंकि उससे क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन जो है पक्के पूछ लिए जाते हैं। या तो स्लज एंड स्केल, बॉयलर कोरोजन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये ऐसे ऐसे हैं टॉपिक जो आपको बस एक बार लेक्चर देखेंगे आपको बहुत क्लियर होंगे। ठीक है, और डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो और अच्छी चीजें क्लियर हो रही होगी। तो आप पहले वो यूनिट देख, वो पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इस पे जंप करिएगा जिसमें अपन वाटर सॉफ्टनिंग मेथड देखेंगे। ठीक है, पहले अपन थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे भी जंप करेंगे कि उस टॉपिक से न्यूमेरिकल किस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है, आज जो समझने वाले हैं वो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, मतलब ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें अपन वो जो आज का टॉपिक है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं आखिर ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या है। अपन लोग यूनिट पढ़ रहे हैं तो आखिर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्ट मतलब किसी हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अपन सॉफ्टनिंग से तो यही समझते हैं। अब इसमें क्या बात करें, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मतलब हार्ड वाटर जो अपना है उसको अपन किस में कन्वर्ट करना है, सॉफ्ट वाटर में। ठीक है, हार्ड वाटर में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, अपन को अगर सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करना है, कौन कौन सी मेथड इसमें से यूज होती है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। क्या लिखा है, वाटर सॉफ्टनिंग इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव द मिनरल्स प्राइमरली कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, जो अभी चीज बोली वही है कि वाटर सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है जो यूज होती है किसको रिमूव करने के लिए, मिनरल्स प्राइमरली कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैंने जब हार्ड वाटर पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी जब वाटर चैप्टर, तो उसमें देखा था कि हार्ड वाटर में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट्स हो गया, ठीक है, सल्फेट्स हो गए, ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो वही है कि वाटर सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है जो यूज होती है किसके लिए, मिनरल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, प्राइमरली कौन कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आई। ठीक है, डेफिनेशन को याद करने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा बस आप जो मैंने समझाया, जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट अगर आपने पढ़ी है ना, जो सॉफ्टनिंग मेथड है वो बहुत से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, फ्रॉम वाटर दिस प्रोसेस हेल्प रिड्यूस द हार्डनेस of water, making it softer and more suitable for various applications such as household use, industrial process and boiler प्रिपरेशन। ठीक है, तो बेसिक सी चीज ये क्या कह रहा है कि जो अपना ये प्रोसेस है ये किसके काम आती है, रिड्यूस करने के लिए, किसको, जो वाटर में हार्डनेस रहती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो हार्ड रहता है, उसको रिड्यूस करने के काम आती है, जिससे जो उस पानी है उसको अपन सॉफ्ट बना सके, जिसके लिए जो अपनी वेरियस एप्लीकेशन, चाहे वो घर के लिए काम में हो या इंडस्ट्रियल यूज में, उसको वो वाटर को अपन यूज कर पाए। ठीक है, आई होप सो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा आखिर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, वही है कि हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर से अपन क्या बनाते हैं, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अगर बेसिक से एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि बताइए, पूछ सकता है ना, कि वो पूछ लेगा कि बताइए सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है, कौन कौन सी वेरियस मेथड्स रहती है उसको रिमूव करने की। ठीक है, तो आप बेसिक से ये डेफिनेशन लिख देगा, थोड़ा सा आप समझिए, लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा और एक बार बस पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, आपको आराम से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर 2 टाइप के होते हैं, पहला है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, ठीक है, दूसरा है इंटरनल ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसको अपन शायद प्रिमिटिव मेथड भी बोल सकते हैं और करेक्टिव मेथड भी बोल सकते हैं। अब आदि भाई आप पूछेंगे भाई ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अपना ये बॉयलर है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल से आप क्या समझते हैं, एक्सटर्नल मतलब बॉयलर में अगर पानी जा रहा है उससे पहले जो ट्रीटमेंट हो रहा है, एक्सटर्नल बाहर जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट।
और जो बॉयलर के अंदर मतलब इंटरनल बॉयलर के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रीटमेंट। आई होप सो नाम क्लियर हो गया होगा। प्रिमिटिव मतलब अगर अपन बॉयलर के अंदर जाने से पहले वाटर को अगर ट्रीट कर देते हैं तो वो क्या है कि अपन जो बॉयलर ट्रबल होने वाली है बॉयलर के अंदर, जो बॉयलर प्रॉब्लम अपन ने जो पहले पढ़ा था उसको अपन रोक सकते हैं। तो मतलब प्रिमिटिव मेथड्स मतलब वही है कि अगर अपन लोग एक्सटर्नल मेथड से उसको जो हार्डनेस है जो भी मतलब ट्रीटमेंट कर लें अगर एक्सटर्नल, तो जो रिमूव हो जाती है वो सारी चीजें, जो वाटर की अगर जो इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या है अंदर जो बॉयलर के अंदर है बॉयलर ट्रबल नहीं करेगा वो, तो उसी को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव, मतलब उसको बचा रहा है, ठीक है, बॉयलर ट्रबल होने से। करेक्टिव मतलब अगर फिर भी जो अपन लोग एक्सटर्नल मेथड से जो चीजें रिमूव करते हैं, इम्प्यूरिटीज रिमूव करते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ चीजें बॉयलर के अंदर हो जाती है तो इंटरनल मेथड से उसको रिमूव करते हैं, जिसको अपन करेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। मतलब उसको करेक्ट कर रहे हैं, अगर कुछ चीजें छूट जा रही है तो छोटी छोटी चीजें, तो उसको अंदर जाके करेक्ट कर रहे हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अपन को समझ आ गया एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का मतलब, प्रिमिटिव मेथड का मतलब, इंटरनल ट्रीटमेंट का मतलब, और करेक्टिव मेथड इसको क्यों बोलते हैं इसका मतलब, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ओरिजिनली। जैसे ये अपना बॉयलर है, ठीक है, अपन क्या है रॉ वाटर जब ले रहे हैं तो अपन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की मदद से उसको पहले ही जो है रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, जिससे जो बॉयलर के अंदर वाटर जा रहा है वो फ्रेश वाटर जा रहा है, ठीक है। पर अगर इंप्यूरिटीज रह जाती है, ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ इंप्यूरिटीज रह जाती है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो इंटरनल में वाटर है, ठीक है, इंटरनल ट्रीटमेंट करके, करेक्टिव ट्रीटमेंट करके उस वाटर को और ज्यादा अच्छा बना देंगे, ठीक है, जिससे और प्रॉब्लम ना हो। पर वही अगर इंटरनल ट्रीटमेंट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अपन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बॉयलर में ट्रबल जो होती है, अपन ने जो ट्रबल पढ़ा था स्लेजेंड स्केल, प्रीमिंग एंड फीमिंग, बॉयलर कोरोजन और क्या था कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये प्रॉब्लम नहीं होती अगर अपन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्या था अपन ने बस समझने के लिए किया था आखिर इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर है यार थोड़ा सा टॉपिक की एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस टॉपिक से, बोलेगा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बताइए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर पूछेगा, तो मैंने जो डेफिनेशंस बताई थी, डेफिनेशन जो आपको समझाई थी बताई थी, ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है, और साथ में ये थोड़ा सा आप ग्राफ बना देंगे और ये थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर पूछ लेगा कि आखिर इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंशिएट बिटवीन बता दीजिए, या इसको डिफाइन कर दीजिए थोड़ा, तो वो आगे देखते हैं। जब तक आप इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी इसको एक डिफरेंशिएट बिटवीन के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि बताइए डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट क्या है, तो आप सिंपली इसको डिफाइन कर दें, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है कि आखिर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होता है, सिंपली आपको ये 4 पॉइंट लिख देने। अगर इंटरनल ट्रीटमेंट पूछता है तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट लिख देना। और फिर फोर्थ जो इसका क्वेश्चन बन सकता है वो किस तरह से बनेगा, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड क्या होती है, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है, और साथ में एक्सटर्नल इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर पूछे तो सिंपली आपको जो पीछे बताया डेफिनेशन और डायग्राम वो लिख देना है, और साथ में एक्सटर्नल इंटरनल ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे पॉइंट पे लिख देना है। आई होप सो क्लियर हो गया, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आखिर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहला फर्स्ट जो पॉइंट है वो इसकी डेफिनेशन ही है, वाटर इज ट्रीटेड आउटसाइड द बॉयलर बिफोर वाटर एंटर्स। सिंपली अपन को इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर वो ट्रीटमेंट हो रहे होंगे तो आउटसाइड दी बॉयलर हो रहे होंगे, मतलब बॉयलर में जाने से पहले ही वो ट्रीटमेंट हो रहे होंगे, बॉयलर के बाहर ही वो ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंटरनल तो इसमें कोई चीज लिखी है, वाटर इज ट्रीटेड इनसाइड द बॉयलर, मतलब बॉयलर के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव मेथड्स, ठीक है, इसको ऑल्सो नोन एज करेक्टिव मेथड। अब आप पूछेंगे यार ये क्यों बोलते हैं, प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जब अपन ने इससे पहले कुछ टॉपिक्स पढ़े थे बॉयलर प्रॉब्लम में, स्लेजेंड स्केल, ठीक है, और प्रीमिंग एंड फीमिंग, उसमें भी अपन ने कुछ पॉइंट देखे थे ना, मतलब कॉज देखे थे, उसके डिसएडवांटेज देखे थे, उसके बाद प्रिवेंशन देखे थे। प्रिवेंशन का मतलब इसको अपन होने से किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर बॉयलर प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बॉयलर प्रॉब्लम कब होती है, जब बॉयलर के अंदर जो अपना बॉयलर है उसके अंदर जो खराब पानी चले जाता है, हार्ड वाटर चले जाता है, तो बहुत सारी चीजें होती है बॉयलर ट्रबल्स, जो स्लेजेंड स्केल, प्रीमिंग एंड फीमिंग जो अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो वही है कि ऑल्सो नॉन एज प्रिवेंटिव मेथड, क्योंकि अगर अपन लोग जो वाटर है उसको बाहर ही ट्रीट कर देंगे, बाहर ही उसकी सारी इंप्यूरिटीज को निकाल देंगे, तो अंदर जाके बॉयलर ट्रबल नहीं करेगा, तो इसलिए अपन क्या इसको क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है।
क्लियर हो गया होगा। उसके बाद करेक्टिव मेथड, ठीक है, इसको करेक्टिव मेथड क्यों बोलते हैं? अगर अपन बॉयलर को बाहर ट्रीट कर देते हैं, बाहर उसकी सारी इंप्योरिटीज निकाल देते हैं, उसके बाद भी अंदर जाके अगर कुछ रह जाता है, ठीक है, कोई मिस्टेक रह जाती है, उसको फिर अपन करेक्ट करते हैं, किससे? इंटरनल ट्रीटमेंट से। इसलिए अपन इसको करेक्टिव मेथड बोलते हैं। वही होता है ना कि यार एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है फिर भी उससे गलतियां हो जाती है कभी कभी, है ना, तो आगे जाके फिर और कोई उसको चेक कर रहा है तो वो उसको क्या करता है? करेक्ट कर देता है, ठीक है, कुछ इंटरनल मेथड, इंटरनल ट्रीटमेंट करके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? करेक्टिव मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोज मेथड आर यूज टू रिमूव रिड्यूस टेम्परी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर। ठीक है, जो अपना एक्सटर्नल वाटर है, बॉयलर फीड वाटर है, मतलब बॉयलर के बाहर जो वाटर है, उसमें क्या है? जो अपनी टेम्परी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, जो इम्प्योरिटीज रहती हैं, जो हार्डनेस रहती है हार्ड वाटर में, उसको जो है वो ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट रिमूव करता है। ठीक है, सिंपल वही चीज कह रहे हैं, दिस मेथड आर यूज टू रिमूव और रिड्यूस, मतलब रिमूव करने के और उसको कम करने के, किसको? टेम्परी और परमानेंट हार्डनेस को बॉयलर फीड वाटर से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है? दिस मेथड आर यूज टू ट्रीट रेसिड्यू हार्डनेस, हार्डनेस लेफ्ट आफ्टर एक्सटर्नल मेथड ऑफ द बॉयलर वाटर। ये क्या है कि अगर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अपन बाहर कर रहे हैं हार्ड वाटर का, ठीक है, उसके बाद भी अगर जो पानी है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो पानी है जब इंटरनल बॉयलर के अंदर चले जाता है, ठीक है, अगर फिर भी उसमें कुछ हार्डनेस रह जाती है तो इंटरनल ट्रीटमेंट की मदद से उसको रिमूव किया जाता है। रेसिड्यूल हार्डनेस का मतलब वही है, रेसिड्यूल का मतलब वही है कि अगर फिर भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करने के बाद भी फिर भी अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो उसको जो रिमूव करती है वो है इंटरनल ट्रीटमेंट। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स, लाइम सोडा मेथड, ठीक है, सेकंड जियोलाइट मेथड और थर्ड आयन एक्सचेंज मेथड। इसके एग्जांपल कोलोडाइल कंडीशनिंग, फोस्फेट और कार्बोनेट। ठीक है, अब इंटरनल ट्रीटमेंट तो यहीं तक अपन का इसका साथ जो था वो यहीं तक था, ठीक है, यहां तक ही बस था। बाकी अपन जो समझेंगे वो है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, कि मतलब बॉयलर के अंदर वाटर, जो हार्ड वाटर है वो जाए नहीं, अपन उसको पहले ही ट्रीट कर लें जिससे वो बॉयलर ट्रबल करे ही। तो इसलिए अपन लोग उस क्या करेंगे, इसके बाद जो अपनी सीरीज होगी उसमें अपन लाइम सोडा मेथड देखेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद जियोलाइट प्रोसेस कवर करेंगे, उसके बाद आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है वो देखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, अपन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ही कर लें जिससे जो हार्ड वाटर है, जो इम्प्योरिटीज वाटर में है, वो बॉयलर में ना जाए और बॉयलर ट्रबल ना करें। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो जो अपना ये डिफरेंशिएट बिटवीन था इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, और बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन के नहीं, अगर ये समझ में भी आया बहुत अच्छे से, बहुत मतलब आगे भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या है, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसा है रटने का टॉपिक नहीं है, बस आपको अगर समझ में आ गया, आप इसको एक बार पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आप इसको सिंपली नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा थोड़ा बताना यार, ठीक है। और आज का जो ये टॉपिक था इसमें आपने अगर नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स यार बनाइएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो भी मैं चीजें लिखवा रहा हूँ ना, वो ऐसा है कि इसलिए करवा रहा हूँ कि जिससे आपको टॉपिक तो अपन को समझ में आ जाता है लेक्चर जब अपन देखते हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो गया, पर अपन को जो लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वो नोट्स से ही मिलती है। ठीक है, अगर आप नोट्स को नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे, तो वही है कि आप एग्जाम में क्या लिखना है वो नहीं लिख पाएंगे। अपन को टॉपिक समझ में तो आ गया, अपन नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या है 10 जगहों से पढ़ना पड़ेगा, 10 वीडियोस देखनी पड़ेगी, 10 लेक्चर देखने पड़ेंगे, 10 जगह से बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या है मेरे को अलग लैंग्वेज मिलेगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिससे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझा पाऊंगा, अच्छे से आपको नोट्स बनवा पाऊंगा। उसी तरह अगर आप समझ लेंगे पर उसको नोट्स नहीं बनाएंगे और उसको पढ़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में, तो वही है आपको समझ में आ जाएगा पर लिखने के लिए अपन को लैंग्वेज ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वही है लास्ट में अगर अपन पीडीएफ से अपन नहीं पढ़ पाते, अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आप आराम से कॉपी खोलेंगे अपनी और पढ़ने का फील भी आएगा थोड़ा सा। ठीक है, और सिंपली लैंग्वेज में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है लेक्चर देख के, आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम के पहले भी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे देता हूँ। ठीक है, आदित्य पाटिल .30। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, आपका करिएगा, इस पे डीएम करिएगा, और जो भी आपको रिलेटेड डाउट हो, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड, अभी आप फर्स्ट ईयर में होंगे, बहुत सारे आपके डाउट होंगे। ठीक है, कि यार आगे क्या होगा, क्या करूं, किस तरह से कोडिंग वोडिंग का भी, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप सिंपली मुझे मैसेज करिएगा, डीएम करिएगा, मैं वहां पे आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है,
और बाकी अपनी ये कुछ कोर्सेज हैं, जैसे अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया ये, ठीक है, जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा 7 यूनिट तक जो है आपके सेमेस्टर होने से पहले ये सारी यूनिट जो है कंप्लीट करवा दूं यूनिट। बट अगर नहीं भी हो पाया 5th यूनिट तक, तो मेरा टारगेट है कि मैं वहां तक कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आगे का देख लेंगे। उसके बाद बेसिक इंजीनियरिंग, मतलब ये बेसिक नहीं है, इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है, ये भी अपना सचिन ने पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, आपके सचिन सर ने। ठीक है, फर्स्ट यूनिट 4 अभी करवाया, यूनिट 1 जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये भी हम चाह रहे हैं कि 3 यूनिट 4 यूनिट तक अपन आराम से यूट्यूब पर डलवा दें आपके एग्जाम होने से पहले। ठीक है, उसके बाद बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी इरफान भैया ने आपके लिए करवा दिया है। ठीक है, 4 यूनिट कंप्लीट है। आपको इन सारी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके अगर आपके इस सेम में ये वाले सब्जेक्ट हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यार इरफान भैया ने आप लोगों के लिए सोचा यार कि फर्स्ट ईयर के जो इधर उधर भटकते हैं ना बच्चे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आते हैं अपन सारा, अब कॉलेज में तो ऐसा है, कॉलेज की पता है हमें कितनी पढ़ाई करते हैं कॉलेज में। अब इधर लास्ट में अपन यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर उधर भटकने की वजह भैया ने बोला, सोचा है कि यार फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सबके लिए जो कुछ बेसिक कोर्सेज हैं उसको फ्री कर दे अपन लोग, जिससे क्या है एक जगह पे उनको प्लेलिस्ट मिल जाए आपके, और आराम से वो बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, बाकी अपने बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी अपने सचिन ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यूनिट 1 जो है अभी 3-4 दिन बाद से डलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर कोर्सेज डल रहे हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी कुछ पक्का नहीं है यार, क्योंकि अभी टीचर्स नहीं मिले हमें। पर जैसे अगर कुछ टीचर्स मिलते हैं और तो हम इस चीज को स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, अभी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही होता है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ अपने पेड कोर्सेज हैं, M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, और ये ऐसे कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके कोर्सेज हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज क्लियर, अभी तो आपका शायद मिड सेम हुआ होगा, है ना, मिड सेमेस्टर एग्जाम। आपको वो वाले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है, उनको जो अपने फाइनल टर्म में क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, 2022 का पेपर 2023 का पेपर, उसको एक बार मिलाइएगा और चेक करिएगा। उसका पेपर इतना कठिन है ना, इतना कठिन है, आप सॉल्व करिएगा, एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे। ठीक है, अभी तक जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया गया है, क्योंकि अपन को पता है अपन कॉलेज में कितना पढ़ते हैं, 2-3 क्लास भी अगर मिस हो गई ना, तो जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो सारा भूल जाते हैं, क्योंकि वो जो M2 है, M1 है, EG है, ये कॉन्सेप्ट बेस ही है। और ये ड्राइंग भी जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि ड्राइंग में बहुत सारी चीजें हैं, स्केल हो गया अपना चैप्टर, और बहुत सारे यार, मतलब खत्म कर देता है। ठीक है, अपन को शुरू में सिंपल लगता है अपन जब ड्राइंग बना रहे होते हैं, पर जब अपन को पेपर देखते हैं, जब एग्जाम पेपर जो फाइनल एग्जाम पेपर देखते हैं, तब हम चीजें क्लियर हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है यार कि कॉलेज में ऐसा है कि नहीं हो रही है पढ़ाई, या थोड़ा सा प्रोफेसर जो समझा रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि अपन क्लासेस बंक कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, जो इन कोर्सेज का प्राइस है वो 799 है। आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ उस पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ये कोर्सेज परचेज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली एक बैच लीजिए और घर पे आराम से पढ़ना। रोज के अगर एक लेक्चर 1 से 2 घंटा भी अगर आप इनको देंगे तो आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और इसको क्लियर कर ही लेना फर्स्ट सेम में, क्योंकि ऐसा है अगर इनकी बैक लग जाती है, बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और M2 की, क्योंकि मेरे पास भी 2-3 मतलब मेरे पास भी कॉल आ चुके हैं। ठीक है, और वो कॉल आप मानेंगे नहीं, 5th से 6th सेमेस्टर के बच्चों के। ठीक है, कि भैया यार कि अभी तक मेरा जो है M2 नहीं निकला है, जो अभी पेपर होने वाला है कल परसों, में किस तरह से करूं, क्या स्टेप मार्किंग के भी नंबर मिलते हैं, इसके नंबर मिलते हैं, ये सब पूछने के लिए। तो यार मैंने सोचा यार बंदा फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट आता है और अभी तक ये नहीं निकला है, तो आप तभी मान सकते हैं कि किस लेवल का पेपर बनता है M2 EG का और M1 का। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसको सीरियस लेके चलना है। बाकी इसको क्या है, आराम से भी थोड़ा पढ़ेंगे ना तो चीजें क्लियर होगी, पर इनको भी करते जाना है, क्योंकि वही है कि बैक लगेगी आपके सेमेस्टर में, 5 सब्जेक्ट जो है वो कंफर्म आने ही है, पर अगर बैक के भी सब्जेक्ट साथ में आए तो ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या है पीछे के सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे और वो बैक चलती रहेगी। और फर्स्ट ईयर में, एक ईयर में अगर अपनी 5 बैक आ जाती है तो वही है कि सेमेस्टर बैक लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, ऐप से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी जो है वो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अगर बैच परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आ रहा है तो आप सिंपली इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको पता है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ भी,
ठीक है, तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।